हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फॉरबिडन ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू लैपार्ड्स रूल इज़ फर्स्ट ऑप्शन इज डीपी ट्रांजिशन, सेकंड इज एसपी ट्रांजिशन, थर्ड इज एसडी ट्रांजिशन और लास्ट इज डीडी ट्रांजिशन। तो लैपार्ड रूल के हिसाब से जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। तो बेसिकली लैपार्ड रूल क्या कहता है कि अगर आपका जो ट्रांजिशन एस से एस ऑर्बिटल में हो रहा है तो वो क्या होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। अगर पी से पी में ट्रांजिशन हो रहा है तो वो भी फॉरबिडन होगा। डी से डी में जो ट्रांजिशन होगा वो भी फॉरबिडन होगा, ठीक है। तो अगर मतलब सेम ऑर्बिटल से सेम ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होता है तो वो क्या होता है, फॉरबिडन होता है। तो यहाँ पर अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड। प्लेटलेट्स की कमी को क्या कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज पॉलीसाइथेमिया, सेकंड इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थर्ड ऑप्शन इज थैलेसीमिया एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स की कमी को हम किस नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट है पॉलीसाइथेमिया। तो बेसिकली ये वाली जो बीमारी है इसमें क्या होता है, आरबीसी काउंट बढ़ जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें प्लेटलेट्स के बारे में पूछा गया है। सेकंड ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो असल में थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है प्लेटलेट्स को। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब जो सी है दैट इज़ द थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, जो कि प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डाउन सिंड्रोम इज। डाउन सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो बेसिकली नॉर्मली अगर हम देखें तो एक जो पर्सन होता है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर या 46 होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, एक क्रोमोसोम और इंक्रीज हो जाता है। तो कितने हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है 47 हो जाएंगे। सो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट। इसके बाद आइसोटोनिक ट्रायड ऑफ द न्यूक्लियस इज। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें आपको बताना है कि आइसोटोनिक ट्रायड कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 6C 14 7 and 15 9F 17, सेकंड इज 6C 12 7 and 14 9F 19, 6C 14 7 and 14 9F 17 और 6C 14 7 and 14 एंड 9F 19। तो पहली बात तो आइसोटोनिक न्यूक्लियाई किन को कहते हैं। बेसिकली आइसोटोनिक न्यूक्लियाई वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अगर हमारे पास किसी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दे रखा हो जेड एक्स ए, तो यहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर होगा, ए मास नंबर होगा और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा एन, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस जेड। तो यहाँ पे अगर आप देखें जिस ऑप्शन में तीनों पेयर के लिए ए माइनस जेड की वैल्यू सेम होगी वो क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक ट्रायड हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो 14 में से 6 गया 8, 15 में से 7 गया 8 और 17 में से 9 गया 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अगर आप बाकी के लिए देखें तो 12 माइनस 6 6, 14 माइनस 7 7, 19 माइनस 9 10 हो जाएगा। तो इसमें तो सारे अलग अलग हैं। इसमें कितने हैं, 8 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8। लास्ट वाले ऑप्शन में 8 7 और 10। तो इन तीनों में क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है वो हर किसी ट्रायड के लिए क्या है, अलग अलग हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में तीनों एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम है। इसके बाद इन फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन द इलेक्ट्रोफाइल इज, ठीक है। तो फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है। तो फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है RCO+, ठीक है। जहाँ पे R क्या हो सकता है, एल्किल ग्रुप हो सकता है या एरिल ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो क्या है, CH3CO+ है। दिस इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज द वीकेस्ट। इन गिवन ऑप्शन में से हैलाइड आयंस जो दे रखे हैं इनमें से वीकेस्ट बेस कौन सा है।
तो सबसे पहली बात इसका पता कैसे करेंगे। आप देखिए फ्लोराइड आयन जो होता है उसकी जो एफिनिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, या हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि ये अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आयन जो होगा उसको बहुत आसानी के साथ क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा बहुत आसानी के साथ, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जो बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा वो स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और जो बहुत उसके साथ डिफ़िकल्टी के साथ हाइड्रोनियम आयन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, वीकेस्ट बेस हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आयोडीन आयन। क्योंकि फ्लोराइड आयन जो है वो हाइड्रोनियम आयन को क्या करेगा, इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसका साइज छोटा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस वजह से वो क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन को जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। और यहाँ पे आयोडीन जो आयन होगा वो क्या होगा, वीकेस्ट बेस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, ठीक है, इनमें से किस कंपाउंड को बनाना सबसे डिफिकल्ट है, XeF2, XeF3, XeF4, XeF6। तो आपने देखा होगा आपको XeF2 भी मिलता है, आपको XeF4 भी मिलता है, XeF6 भी मिलता है, लेकिन XeF3 और XeF5 नहीं मिलता है, क्योंकि इन कंपाउंड को बनाना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। इस वजह से ये दोनों कंपाउंड क्या नहीं होते, मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर याद रखना है कि XeF3 और XeF5 को बनाना क्या होता है, मुश्किल होता है। लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि XeF2, XeF4 और XeF6 के आपको ज्योमेट्री भी याद होनी चाहिए, और इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है सेंट्रल एलिमेंट का, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। XeF2 की अगर हम बात करें तो XeF2 की जो शेप होती है वो कैसे होती है, लीनियर होती है, ठीक है, लीनियर शेप होता है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d होता है। अगर हम बात करें XeF4 की तो इसमें क्या होता है, प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d2। और अगर XeF6 की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल होता है XeF6, और इसमें जो हमारे पास शेप होता है, शेप तो हो गया ऑक्टाहेड्रल, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d3। अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज़ नो हीट चेंज इज कॉल्ड, ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट चेंज नहीं होता है वो क्या कहलाता है, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। इसके साथ ही आपने सुना होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होती है जिसमें टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं आता है, यानी कि डेल्टा T इज इक्वल टू 0 रहता है। उसी तरीके से आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और आइसोबारिक प्रेशर में उसमें आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। द एंट्रोपी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी चेंज होती है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, CP log T2 over T1, CV log T2 over T1, NRT log V2 over V1 और NRT log V1 over V2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कांस्टेंट प्रेशर पे पूछा गया है, इस वजह से जो आंसर होगा वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे ही होगा। CP यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट जो दे रखी होगी वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही होगी। तो CP log T2 over T1 इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एंट्रोपी। अब ये क्वेश्चन जो है वो डायमेंशनल फार्मूला पे बेस्ड है, यहाँ पे आपको डायमेंशन याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी की जो डायमेंशन है वो है ml² T-2 θ-1, ठीक है, ml² T-2 θ-1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc इज Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा n, Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा n प्लस 1, Kp इज इक्वल टू Kc R रेज टू द पावर डेल्टा n डेल्टा T रेज टू द पावर डेल्टा n माइनस 1, एंड Kp इज इक्वल टू Kc R डेल्टा n माइनस 1 T डेल्टा n T रेज टू द पावर डेल्टा n। तो पहली बात Kp और Kc क्या है, Kp क्या है,
Kp है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, और Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे इन दोनों में आपको रिलेशन पूछा गया, तो इन दोनों के बीच जो करेक्ट रिलेशन है वो है ऑप्शन ए। Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा एन, वेयर डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द प्रोडक्ट, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो होगा डेल्टा एन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा एन। इसके बाद द केमिकल नेम ऑफ द फॉस्जीन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4, ठीक है, तो ये तो नहीं है, कार्बन टेट्राक्लोराइड तो नहीं है, कार्बोनिल सल्फाइड भी नहीं है, कार्बोनिल क्लोराइड और कॉपर हाइपोक्लोराइड, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बोनिल क्लोराइड। असल में कार्बोनिल क्लोराइड भी नहीं है, कार्बोनिल डाइक्लोराइड है, COCl2, ठीक है, दिस इज़ द फॉस्जीन, और इसको बनाया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड से ही बनाया जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जो हमारे पास CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका जो कमर्शियल नेम है वो है पायरिन, ठीक है, पायरिन, और इसको फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि पायरिन, जिसको जो कमर्शियल नाम है पायरिन, वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है किसके लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए किया जाता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड से ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाया जाता है, जो क्या करता है, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है उसको क्या करता है, डिप्लीट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय। अब ये क्वेश्चन बायो का है, तो जो हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉर्मन मेयर, सेकंड इज़ फ्रिस, थर्ड इज़ रोजन, और लास्ट वन इज़ जेफरी। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्मन मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेफरी टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, फर्स्ट इज सलाइवा, सेकंड इज स्वेट, थर्ड इज टेयर, लास्ट वन इज़ यूरिन। तो जो जेफरी टेस्ट है उसका यूज किया जाता है यूरिन के टेस्ट के लिए, ठीक है, यूरिन, और इसमें हो सकता था अगर ब्लड भी ऑप्शन रहता तो यूरिन और ब्लड दोनों के लिए क्या किया जाता है, जेफरी टेस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज हिंसबर्ग रिएजेंट इज एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, ये कंसनट्रेटेड HCl है, PdCl2 प्लस विनिलॉइन, और थर्ड इज एल्कोहलिक KOH, और लास्ट इज C6H5SO2 Cl। तो यहाँ पे इनमें से आपको पहचानना है कि हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये रिएजेंट वाले क्वेश्चन है वो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जो हिंसबर्ग रिएजेंट है वो क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यानी कि जो करेक्ट आंसर है इसमें वो क्या है, ऑप्शन डी है। अब हिंसबर्ग रिएजेंट की तरह ही और भी बहुत सारे रिएजेंट है जिनके आपको नाम याद रखने होंगे, जैसे टॉलन रिएजेंट हो गया जिसका यूज किया जाता है एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए। तो टॉलन रिएजेंट क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, ठीक है, टॉलन रिएजेंट, टॉलन रिएजेंट, तो ये क्या है, टॉलन रिएजेंट है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसी तरीके से ल्यूकास रिएजेंट होता है जिसका यूज किया जाता है अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की पहचान के लिए। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl, ये ल्यूकास रिएजेंट है, ठीक है। इसी तरीके से आपने फेलिंग सॉल्यूशन पढ़ा होगा, ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है वो क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन होता है जिसको हम रचल साल्ट भी कहते हैं, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, इसको रचल साल्ट भी कहा जाता है। तो ये कुछ रिएजेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टिंचर आयोडीन इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ I2, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ I2 इन KI, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ I2, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KI, ठीक है। तो बेसिकली जो टिंचर आयोडीन होता है जिसका यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, वो क्या होता है, आयोडीन, डाई आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है, और वो सॉल्यूशन कैसा होता है, दरअसल एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ I2 इन KI।
इसके बाद न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A हैज़ अ रेडियस ऑफ, तो इसका जो आंसर है वो है R इज इक्वल टू R0 a⁻⁴ तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे R0 जो होता है इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहा जाता है फर्मी रेडियस। इसके बाद है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है, ग्लाइकोजन की बनी होती है, या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, इसी तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास फंगाई होते हैं उनका जो वो बना होता है, सेल वॉल बना होता है, वो किससे बना होता है। तो फंगाई का जो सेल वॉल बना होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक है, काइटिन का बना होता है फंगाई का सेल वॉल। और अगर हम बात करें एल्गी की, तो एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, वो सेलुलोज का बना होता है, उसमें गैलेक्टोज होता है और मैनोज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है द बैंड गैप इन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए जो बैंड गैप है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या है। तो बैंड गैप बेसिकली क्या है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो गैप होता है उसको क्या कहा जाता है, एनर्जी बैंड गैप कहा जाता है। तो सिलिकॉन के लिए जो ये एनर्जी बैंड गैप होता है ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए अगर हम बात करें तो ये होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उल्टा पूछा है जर्मेनियम और सिलिकॉन, पहले जर्मेनियम लिखा हुआ है तो जर्मेनियम के लिए तो 0.7 होता है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास फर्स्ट वाला। इसके बाद 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, 1 पिकोग्राम कितने के इक्वल होता है, 10⁻⁻⁻6 ग्राम, 10⁻⁻⁹ ग्राम, 10⁻⁻12 ग्राम और 10⁻⁻11 ग्राम। तो 10⁻⁻6 ग्राम जो होता है इसको कहा जाता है माइक्रोग्राम, 10⁻⁻9 ग्राम जो होता है इसको कहा जाता है नैनोग्राम, और 10⁻⁻12 ग्राम को कहा जाता है पिकोग्राम। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट है द ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन होता है उसको कहाँ स्टोर किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ लीवर, सेकंड इज़ पैनक्रिया, थर्ड इज़ हार्ट और लास्ट इज़ किडनी। तो बेसिकली हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज जो होता है वो यूज नहीं होता तो उसको स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और उसको स्टोर किया जाता है लीवर में। तो करेक्ट आंसर इज़ ए। इसके बाद है डैक्टिलोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ, डैक्टिलोग्राफी किसकी स्टडी है, फर्स्ट इज स्पीच, सेकंड इज फिंगरप्रिंट, थर्ड इज़ ब्लड और लास्ट इज़ फायर आर्म। तो अगर हम बात करें स्पीच की, तो स्पीच की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है फोनोलॉजी। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास है फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट की स्टडी को ही कहा जाता है डैक्टिलोग्राफी। और थर्ड है ब्लड, तो ब्लड की स्टडी को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। और जो लास्ट है फायर आर्म, यानी कि जो हमारे पास गन्स वगैरह होती हैं तो उनकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है होपोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिविंग फॉसिल। ठीक है, किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है। यहाँ पे पाइनस, फिर है जिंगजो बिलोबा और एफेड्रा और लास्ट है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ऑप्शन बी, जिंगजो बिलोबा। इसको क्या कहा जाता है, इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है, और इसको कई जगह आप गिंको पढ़ेंगे। ठीक है, गिंको हिंदी में अगर लिखा हुआ आएगा तो आप इसको पढ़ेंगे गिंको। तो गिंको को क्या कहा जाता है, जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।